This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः भाद्रपद कृष्ण अष्टमी दिनांक 29 सप्टेंबर 2021 चरक विमानस्थान अध्याय 1 8व आरती विशेष आहे संस्कार शंखं चक्रं जलपान् दशतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदवनः प्रौढदावाग्निलीनं ब्रह्मणो हि समारब्धामाप्तेयार्थेषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छब्दं सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमामि ओम शांति शांति शांति। कल शायद छत सर्वर डाउन था इसलिए कुछ हो नहीं पाया। आज प्रॉब्लम नहीं आया। करणं पुनः स्वाभाविकानां द्रव्याणां प्रति संस्कारो ही गुणान्तराधानमुच्यते। तो जैसे मैंने बताया कि मैं 6 पदार्थों को जानने की कोशिश कर रहा था और मूल ग्रंथ से 6 पदार्थों को कैसे जाने ये देख रहा था। तो पता चला कि द्रव्य गुण कर्म ये बेस है और सामान्य विशेष और समवाय ये जो पदार्थ है ये सामान्य विशेष तो कंपैरिजन से मिलते हैं सृष्टि विशिष्ट और पुरुष विशिष्ट इस प्रकार से, लेकिन समवाय एक अलग चीज है और न्याय वैशेषिकों ने उनको नित्य माना है, लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से जहाँ कार्य द्रव्य है अनित्य द्रव्य है समवाय संबंध भी अनित्य है और इसी के जरिए गुणांतराधान पॉसिबल है। तो द्रव्यांतर और गुणांतर ये अलग अलग चीजें रहेंगी। जब नई संज्ञा मिल जाती है तो वो द्रव्यांतर इस प्रकार कहा जाता है, जैसे कि दूध है, गर्म किया हुआ दूध है, आटी हुई दूध है, ये दूध ही है। लेकिन जब बासुंदी बन गई तो नई संज्ञा आ गई, जब रबड़ी बन गई तो नई संज्ञा आ गई, जब खवा बन गया तो नई संज्ञा आ गई। तो ये द्रव्यांतर कब कहेंगे और गुणांतर कब कहेंगे? तो जब तक मूल द्रव्य के गुणों कर्मों का फासला चलता रहता है तब तक गुणांतर नहीं कहेंगे, द्रव्यांतर नहीं कहेंगे, वहां समवाय संबंध का संबंध है। और जब नया द्रव्य ही निर्माण होता है, हाँ, गुणधर्म काफी बदल जाते हैं, तो फिर उसको गुणांतर नहीं कहा जाता, द्रव्यांतर कहा जाता है। नई संज्ञा दी जाती है और उसको भलीभांति ध्यान में इस प्रकार से रखना है। तो ये गुणांतराधान है, पहले गुण को दूर करके कम करके नए गुण को वहां पे स्थापित करना, ये
गुणांतराधान इस प्रकार की प्रोसेस कही जाती है। ते गुणाः तोय अग्निसन्निकर्ष। तो जल या अग्नि इनका सन्निकर्ष होना। तो चावल बनाते हैं तो पहले चावल को धो लेते हैं। अभी तो बोरिक एसिड वगैरह रहती तो उसको धो लेना बहुत ही जरूर है। लेकिन पुराने जमाने में भी इस प्रकार से चावल को धो लेना ये तो ये सन्निकर्ष है। उसकी एक स्वच्छता होती है, एक बात है, लेकिन सॉफ्टनेस आ जाता है, मृदुत्व आ जाता है चावल को, तो पचने में अच्छा आसान इस प्रकार का होता है। फिर अग्नि संस्कार तो हो ही, उसके सिवाय तो चावल पकेगा ही नहीं। शौच साफ सुथरा करना ये भी एक संस्कार है किसी की, किसी धान वगैरह के बारे में। मंथन, तो मंथन एक अच्छा संस्कार है जिसके जरिए काफी गुणांतरण हो जाता है। तो दही गुरु और शोथ कर है, और उसी से मंथन द्वारा निर्माण हुआ छाछ, ये शोथ हर है, लघु है। तक्रम शोकहर शोकहरम लघु, इस प्रकार। तो इसमें काफी परिवर्तन आ जाता है कि जो शोथ देने वाला और गुरु है इस प्रकार का दही, उसका छाछ जब बनता है, तक्र बनता है, तो वो लघु और शोथहर होता है। कोलटकर सर की एक केस थी कि माँ बाप कहीं बाहर गांव गए थे और भाई बहनें घर में थी, उनकी उम्र करीब 13, 14, 15 इस प्रकार, और दूध बहुत रहता था, तो क्या करे, उसका दही कर और दोनों को पाँव में सूजन आ गई। तो कोलटकर सर के ही पास जाते थे, तो सर ने पूछा क्या किया तुमने अलग, तो उन्होंने बताया कि ऐसा दही करके खाया। तो बोले ठीक है, दही बनाओ और ताक बना के उसका फिर पियो, छाछ बना के पियो, बाकी दवाई कुछ नहीं थी। और सिर्फ ऐसा करने से शोक चला गया। तो दही विशेषतः शोषकृत है, और मंथन संस्कार से उत्पन्न वही उसी प्रकार का उससे बना तक्र ये शोधफल है। तो एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा। और बहुत सारे विकारों की शुरुआत शोध से होती है। अभी मॉडर्न साइंस ने भी इन्फ्लेमेशन ये पहला माना गया है, और फिर विभिन्न प्रकार के रोग निर्माण होते हैं। वैसे त्रिशोथी अध्याय है, उसमें भी शोध आरंभ में होता है और बाद में विविध प्रकार के रोग होते हैं। तो ये मुद्दा ध्यान में रखना जरूरी है कि शोध किन किन कारणों से आता होगा, और दही उसमें एक प्रधान कारण इस प्रकार का है। और केवल मंथन संस्कार से, अभी मंथन ये जो करते हैं उसमें वो एक अग्नि संस्कार है, उससे अग्नि निर्माण होता है। पुराने जमाने में, अभी भी कभी भी यज्ञीय अग्नि जो है वो काष्ठ के मंथन से निर्माण करते हैं। मत्स्य मंथन मंथान संयोगाद अग्नि संभव, ये जो युक्ति के बारे में बताया गया है, तो मैंने वो प्रोसेस देखी है कि नीचे भी काष्ठ होता है, मंथन जो रवि है वो भी काष्ठ की होती है, और केवल मंथन प्रक्रिया से इस प्रकार से अग्निकुंड निर्माण होते हैं, जिसको पकड़ा जाता है और फिर उससे यज्ञ अग्नि निर्माण किया जाता है। तो केवल मंथन से अग्नि संस्कार उसके ऊपर होता है, ये एक अहम मुद्दा, या अग्नि निर्माण होता है उसमें उस घर्षण क्रिया से। तो ये भी एक अहम मुद्दा है कि मंथन ये अच्छी प्रोसेस है। अब जब व्यवादी सत्तू वगैरह बनाते हैं, या जो यौषादि सत्तू वगैरह योग है, उसमें भी द्रव्य डाल के, पानी डाल के मंथन करना है। तो ये एक तरीके से अनग्नि संस्कार है, फिर भी अग्नि को निर्माण करने वाला इस प्रकार का। तो ये अच्छी तरीके से काम करता है। देश
विशिष्ट देश में, विशिष्ट स्थल में रखना, ये बात की जाती है। और ये धान्य राशि में रखना वगैरह इस प्रकार के होता है। या विशिष्ट देश में उत्पन्न हुए पदार्थ अच्छे होते हैं। कोकण में जैसे कि आम्र है, या फिर सफरचंद कश्मीर में है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। मैंने एक वहां पे नगर के नजदीक कौन सा कॉलेज है, राहुल कॉलेज, वहां किसी एक शॉप में सफरचंद का जैम देखा था, और बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही अच्छा था टेस्ट में। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि राहुरी जैसे स्थल में ये सफरजन का जाम कैसे आया इस प्रकार। स्पेसिफिक संस्कार से एक जैसा ही गुणांतराधान होगा क्या, या उसमें भी द्रव्यानुरूप अलग रहेगा? सवाल अच्छा है। कुछ हद तक हो सकता है, कुछ हद तक नहीं होता है, दोनों है। कि हम अगर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इस प्रकार के संस्कार संस्कार से क्या होता है, जैसे कि अग्नि संस्कार है, तो चाहे पकाना हो, चाहे भोजन संस्कार हो, तो अग्नि से पदार्थ लघु होते हैं, ये तो निश्चित रूप से है। लेकिन द्रव्यों पर भी ये निर्भर है। दही दूध को इस प्रकार से पकाते जाएंगे तो वो गुरु बनता जाएगा। जब तक उसमें द्रवांश है, पानी है, वो जब तक है तब तक ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, हल्का होगा। लेकिन जब ज्यादा गाढ़ा बनाएंगे तो गुरु होता जाएगा। तो ये अभी स्पेसिफिक सामान्य रूप से इस संस्कार से क्या होगा उसके बारे में सोच सकते हैं। फिर स्पेसिफिक इस संस्कार से इस बारे में इस प्रकार का होगा, ये थोड़ा देखना इस प्रकार का पड़ेगा। तो अभी देश के बारे में, जहां उत्पत्ति अच्छी होती है उस द्रव्य की, तो वहां वो ध्यान में लेना, और वो देश संस्कार का महिमा है इस प्रकार से समझ लेना जरूरी इस प्रकार का। और फिर रेफ्रिजरेटर एक बड़े पैमाने पर प्रयोग में लाया जाने वाला संस्कार है। और लोग ऐसा मानते हैं कि रेफ्रिजरेटर में अगर कुछ रखते हैं तो वो खराब नहीं होता, टिकता है, काफी देर तक टिकता है। और खास करके विदेशों में रेफ्रिजरेटर का प्रचलन काफी बढ़ गया, और जो भारतीय परिवार वहां पे माइग्रेट हो गए, उनमें रेफ्रिजरेटर का अयोग्य रीति से प्रयोग शुरू हो गया। मैं एक मरीज को देखने के लिए डलस गया था, कांगूपर्त में, और तो मैं 7, 7:30 बजे पहुंचा। तो उन्होंने पूछा आप क्या खाएंगे, मैंने कहा जो बनाया होगा वो खाएंगे, ऐसे कोई मुझे यही खाना चाहिए ऐसा नहीं है। तो बोले सब है हमारे पास, दाल चावल खिचड़ी रोटी सब्जी विभिन्न प्रकार की। तो मैंने कहा इतना सब आपने बना के रखा है क्या? तो बोले हाँ 15 दिन पहले बना के रखा है, डीप फ्रीज में है, बाहर निकाल के गर्म करके दे देंगे माइक्रोवेव। तो मैं बड़ा चौंक गया। लेकिन ये काफी प्रचलन भारतीय लोगों में है विदेशों में। एक मैंने दूसरा अजीब उदाहरण इससे भी अजीब सुना था कि खीर बना के ऐसे डीप फ्रीज में रखी थी, और 6 महीने के बाद किसी को खिलाई। तो उसने बोले बहुत अच्छे है, मैं 6 महीने बाद, 6 महीने पहले वाली खीर खाई थी, उस जैसी दिख रही है, वैसे ही लग रही है मुझे। तो बोला हाँ वही खीर है 6 महीने डीप फ्रीज में थी। तो ये बड़ा अजीब मामला है। इसमें दो प्रकार के संस्कार होते हैं, एक काल संस्कार और एक शीतीकरण संस्कार। हर द्रव्य का एक अग्नि होता है।
और वो अपने आप उसको पचन करता रहता, उसका पचन करता रहता। जैसे कि आम है, कच्चा आम शुरू में तुवर या कषाय रस का होता है, फिर थोड़ा खट्टापन आता है, फिर ज्यादा खट्टा बन जाता है, फिर खट्टा मीठा होता है, फिर मीठा होता है। तो ये परिवर्तन किस प्रकार से आता है, क्यों आता है? तो उसमें स्थित जो अग्नि है वही परिवर्तन करता रहता है। अगर हम उसको ग्रास में रखेंगे घास में रखेंगे, तो बाहर से उष्णता मिलती है उसको, और फिर उस उष्णता के जरिए पाक जल्दी होता है। अभी केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, उससे तो एक दो दिन में ही पाक हो जाता है, वो ठीक नहीं होता, लेकिन लोग बनाते हैं कार्बाइड वगैरह इस प्रकार से डाल के। तो बाह्याग्नि पचन करने के लिए काम में आता है। और इस प्रकार से घास में उसको रखना ये काफी प्रचलन में इस प्रकार का है। लोगों को मालूम होता है आज रखा है तो 8 दिन बाद ये अच्छे तरीके से पक जाएगा वगैरह इस प्रकार से। लेकिन उसको अगर हम फ्रीज में रखेंगे, या कोई भी चीज इस प्रकार से फ्रीज में रखेंगे, तो बाहर का उसका वातावरण बदल जाता है और शीत हो जाता है। तो उससे उसके अग्नि को जो बल मिलता है वो नहीं मिलता। केवल उसके तरीके से जो पचन होगा वो होता रहेगा, और इसलिए सदा के लिए तो टिक नहीं पाएंगे, और काल संस्कार तो होता ही रहेगा। एक शैत्य का संस्कार भी होता रहेगा और काल संस्कार भी होता रहेगा। तो लोगों की ऐसी धारणा है कि इस प्रकार से पदार्थ टिक जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये गलत बात है। उष्णवसनीयात ये जो बताते हैं कि गर्म खाना खाना चाहिए इस प्रकार से। तो उसमें खाना बनाते समय जो गर्म हो गया है वही अपेक्षित है, फिर से गर्म करना उचित नहीं है। अन्नम उष्णीकृतम त्यजेत, ये भी बात बताई गई। ग्रास की अग्नि हेल्प करती होगी, या घास में बाह्य अग्नि को शोषित कर फल में ट्रांसफर करने की शक्ति होगी। दोनों पॉसिबल है। जैसे हम ये वुलन के ब्लैंकेट्स लेते हैं या कपड़े पहनते हैं, उसमें माना जाता है कि हमारे शरीर की जो उष्णता है उसका वो वुलन क्लॉथ जो है, कपड़ा जो है, वो प्रतिबंध करता है, बाहर जाने से रुकता है। तो नियमित रूप से अगर बाहर ठंड है और अंदर गर्म है, शरीर हमारा गर्म है, तो हमसे उष्णता बाहर चली जाएगी और हम ठंडे होते जाएंगे। तो उसको रोका जाता है, ये जो बाहर जाने वाली उष्णता है उसको रोका जाता है। लेकिन वो खुद गर्म करने वाला इस प्रकार का नहीं है। कागड़ी करके एक कश्मीर में प्रचलन है, जो वन्नी होता है, साक्षात पेट के यहाँ रखते हैं, और उससे उष्णता निर्माण होती है और फिर बाहर से भी आवरण होता है। तो ये दोनों तरीके से काम करता है, उष्णता निर्माण भी हो रही है और बाहर भी नहीं आ रही है इस प्रकार से। तो घास में रखने से उसकी जो मूल उष्णता है वो बाहर नहीं जाती होगी, ये तो है, लेकिन उसकी भी खुद उष्णता होगी, जिसके जरिए ये आम का पचन थोड़ा जल्दी होता है, अच्छा होता है, और उसमें खराब होने के चांसेस कम रहते हैं। फिर भी अगर कहीं खराबी शुरू हो गई तो उसको देखते रहना है, उसको ढूंढ कर निकाल देना है, ये बात करनी पड़ती है। तो स्वाग्नि पश्यमान ये एक अहम मुद्दा है। हर द्रव्य का अपना अपना अग्नि होता है, और कुछ भी नहीं करेंगे तो भी वो अग्नि उस द्रव्य का पचन करता रहेगा। अगर उसको बाहर से सपोर्ट मिल गया तो जल्दी पचन करेगा, इस प्रकार से। तो संस्कार ही गुणांतराधार उच्चते, इस तरीके से हम थोड़ा उसके बारे में सोच सकेंगे कि ये
बाहर उष्णता नहीं रखेंगे, शैत्य रखेंगे, तो शायद बात बनती है कि उससे जो बल उस द्रव्य के अग्नि को मिलता है वो नहीं मिलता, और फिर पचन धीमा हो जाता है, धीरे से होता है। लेकिन फिर भी पचन होता रहेगा, ऐसी स्थिति नहीं है कि उसमें परिवर्तन नहीं आएगा, परिवर्तन तो आएगा ही। 6 महीने पहले की हुई खीर आज वही गुणकर्मों वाली होगी, शायद टेस्ट में वही रहेगी। तो ये बात होती है। कडधान्य फ्रीज में रखो तो पाखर होतात नाही, ये भी बात सही है कि दूसरे किसी तरीके से इसको फ्रीज में रखने की जरूरत नहीं है। चारोली भी इस प्रकार से बाहर रखते हैं तो खराब हो जाती है, तो फ्रीज में रखते हैं सरकार। तो जो चीजें इस प्रकार से रखी जाती है वो वास्तव में अच्छी इस प्रकार के नहीं है। अब रेफ्रिजरेटर का प्रयोग ही नहीं करे, ये वास्तव में अच्छा होगा। न्यूजीलैंड में परिवर्तन आ गया। अब ये इसमें से जो वायु निकलता है रेफ्रिजरेटर से, वो ओजोन को छेद देता है, जो हमारे पृथ्वी के ऊपर जो ओजोन का आवरण है उसको छेद होता है, और फिर सूर्य की किरणें जो हमारे लिए नुकसानकारक है वो पृथ्वी पर पहुंचती है और उससे काफी नुकसान होता है। तो पर्यावरणवादी कहते रहते हैं कि नहीं, फ्रिज का इस्तेमाल नहीं करो इस प्रकार से। फ्रीजमध्ये ठेवलेले आहार द्रव्याच्या बाबतीत कुंभकार पवन न्याय बलिंद शीत संवर्धन हा नियम लागू होत नाही का? सवाल फिर भी अच्छा है। फिर भी अंतत कुछ ऊष्मा इस प्रकार का है, और बाहर से शैत्य से संकोच हो जाए, ये भी बात हो सकती है। संकोच अगर हो जाए तो ऊष्मा वहीं पे स्थित रहेगा। सवाल ये है कि वो पचन करता रहेगा या नहीं करता रहेगा। अगर शैत्य के कारण पचन डीले हो जाता है, लेकिन डीले होता ही नहीं है, ऐसी स्थिति है क्या, तो बताना मुश्किल है। क्योंकि फ्रीजर में रखने से भी पदार्थ खराब होते ही है, कुछ दिनों के बाद 10 दिन 15 दिन इस प्रकार से फेंक देना पड़ता है। तो रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करना है या नहीं करना है, ये अहम मुद्दा रहेगा। मटके का फ्रीज आता है नैसर्गिक साधनों में, वो इस फ्रीज जैसा कारीगर नहीं होता, 3-4 दिन तक सब्जियां उसमें रह सकती है। लेकिन ये प्रयोग करने वाले तो बहुत कम है। वास्तव में पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा इस प्रकार का है। न्यूजीलैंड में वैसे ही शैत्य है कि ज्यादातर ठंड ही होती है, तो फ्रीज में रखेंगे या बाहर रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर भी अन्न टिकता है इस प्रकार से। मैंने अजीब अनुभव लिया था जब मैं पहली बार ऑस्ट्रेलिया गया, वो जून में गया था, और वहाँ उस समय में ठंड का मौसम होता है। तो जब सभी ये घर जो होते हैं एयर कंडीशन होते हैं, लेकिन उसमें एयर कंडीशन की यंत्रणा बिगड़ गई थी और ट्रेडिशनल फायरप्लेस एक रूम में लगाई थी, और वहां हम सोते थे, 4-4 रग्स लेते थे, फिर भी ठंड कम नहीं होती थी इस प्रकार से। और पूरे घर में 5-6 डिग्री इतना ही टेम्परेचर होता था। तो जैसे कि हम फ्रीज में संचार कर रहे हैं, इस प्रकार की स्थिति होती। उसकी माँ आकर एक हफ्ते का पूरा खाना बना के जाती थी। मैंने कहा कि मैं हूं तो मैं खाना बनाऊंगा, हर रोज बनाऊंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो बोली नहीं नहीं, मैं बनाती जाऊंगी, तुम्हारा भी बनाऊंगा इस प्रकार से। फ्रीज में रखी कैरी कालांतर में पक्की दिखती है, पर खट्टी ही रहती, मीठी नहीं होती। ठीक है।
लोणचे जाम जेली यांचा विचार कसा करावा, यामध्ये तेल अथवा मीठ अथवा साखर जास्त। मैंने सुना था कि न्यूजीलैंड वालों ने फ्रीज पूरे बंद कर दिए। हाँ। और कपाट उसको एक कबर्ड में कन्वर्ट कर दिया, फ्रीज को बस सामान रखने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का कोई संबंध नहीं। न्यूजीलैंड में पॉसिबल है, या इसी प्रकार के जो शैत्य जहाँ ज्यादा है वहां पॉसिबल है। भारत में केवल हिमाचल प्रदेश वगैरह यहाँ पे पॉसिबल होगा, भारत में अन्य ठीक स्थलों पर ये पॉसिबल इस प्रकार का नहीं होगा। अभी एक मॉडेस्ट वे ऐसा है कि कच्चा अन्न जो है, सब्जी वगैरह ये सब, वो बाहर रखेंगे तो खराब होते हैं, तो वो फ्रीज में रखे। वैसे हम हर रोज सब्जी खरीदने के लिए बाहर नहीं जा सकते, तो एक हफ्ते का सामान लाके रखेंगे फ्रीज में, और जब बाहर निकालेंगे तब उसको खत्म कर देंगे, पका के खत्म कर देना, उसको फिर से फ्रीज में नहीं रखना। तैयार दाल या तैयार सब्जी फ्रीज में फिर से नहीं जानी चाहिए। दूध तो हर रोज आता है हमारे यहाँ, वहां विदेशों में नहीं आता है, वो जाके लेके आना पड़ता है, तो 4 लीटर वगैरह इस प्रकार के कैन रहते हैं, तो अपने हिसाब से 2 कैन 3 कैन लोग लेके जाते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन ऐसा है कि दूध गर्म नहीं करते, केवल चाय में जितना दूध डालना है उतना निकाल लेते हैं, वो चाय में डालते हैं बस, बाकी फ्रीज में ही पड़ा रहता है। 8-8 दिन इसी प्रकार से फ्रीज में पड़ा रहता है दूध। जितना चाहे उतना निकाल के। तो ये बेटर ऑप्शन है कि हम उसके बारे में ऐसा करें कि तैयार पदार्थ जो है वो फ्रीज में न रखें, जो रॉ मटेरियल है उसको फ्रीज में ज्यादा से ज्यादा रखें, और वैसे फ्रीज का प्रयोग कम ही करना है, या मिट्टी का फ्रीज भी अच्छा है, ये एक अहम चीज रहेगी। एक कोलटकर सर ने जो जिक्र की थी कि महाभूतों के आकार के बारे में, वैसे शैत्य ये जल महाभूत का गुण है, और ये अर्धचंद्राकृति है जल महाभूत का मूल जो आकार है वो, और इसलिए मटके जो होते हैं वो सभी अर्धचंद्राकृति होते हैं, गोल उसमें रहते हैं, राउंड रहते हैं, ये फ्लैट सरफेस इस प्रकार का नहीं होता। तो फ्रीज भी अगर इस प्रकार से बनाए तो शायद उसकी इफिशियंसी बढ़ेगी। इस प्रकार का मटके का शेप अगर फ्रीज को दिया जाए तो उसमें शैत्य ज्यादा अच्छा इस प्रकार का निर्माण होगा। और इसीलिए उनका कहना था कि जहां जहां शरीर में इस प्रकार की गोलाई है, हाँ, वहां वहां जल संचेती होती है, कफों की संचेती है, जैसे कि ये रिब्स है, केश जो है फुफ्फुस की वो है, या पेट में पानी होता है वो भी इस प्रकार का राउंड है, हाइड्रोसिफेलस होता है वहां भी इस प्रकार का राउंड है। तो शरीर में जहां जहां इस प्रकार की गोलाई है, अर्धचंद्राकृति आकार इस प्रकार का है, वहां वहां पानी की संचिति होती है। प्लूरल डिफ्यूजन हो, असाइटिस हो, या हाइड्रोसिफेलस इस प्रकार का हो। ये लोणचे जाम वगैरह जो है उसमें शक्कर और मीठ या लवण और तेल ज्यादा होने के कारण वो टिकते हैं, इसमें संदेह नहीं है, तो उनको फ्रीज में रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल ऐसे होता है अभी के जाम वगैरह जो है वो बाहर रखेंगे तो खराब होते हैं, एक बार ओपन कर दिया तो फिर वो टिकते नहीं है, तो उनको खत्म करना है नहीं तो फ्रीज में रखना है, तो लोग फ्रीज में रखते हैं इस प्रकार से। तो ये इसमें पैकिंग का महत्व बहुत ज्यादा है, और ये टेट्रा पैक तो अभी नए आ गए हैं, तो जिसमें शेल्फ लाइफ 6 महीने का होता है, दूध भी टेट्रा पैक में 6 महीने तक रहता है।
अभी पतंजलि ने भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके टेट्रा पैक में कुछ पदार्थ रखे हैं इस प्रकार से। तो ये टेक्नोलॉजी है टेट्रा पैक, लेकिन उसमें निर्जंतुकीकरण ये महत्वपूर्ण है। जैसे दूध के बारे में भी पाश्चराइजेशन ये जो है वो निर्जंतुकीकरण है। 80 डिग्री तक गर्म करना और फिर सीधा 4 डिग्री पर लाना, ये दूध के बारे में किया जाता है पाश्चराइजेशन में। तो फिर उसमें ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं होंगे और वो टिकेगा, अगर फ्रीज में रखते हैं तो टिकेगा इस प्रकार से। और जो भी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे अमूल हो, चाहे चितली बंधु हो, या मदर डेयरी वगैरह इस प्रकार के, वहाँ काफी मात्रा में इस प्रकार का स्टोरेज होता है और हमें दूध जो मिलता है वो 4-5 दिन पुराना इस प्रकार का दूध मिलता रहता है। और फिर उसको हम अगर डीप फ्रीज में रखेंगे या फ्रीज में रखेंगे और उसका और पुराना करके पियेंगे तो उसके जो मूल गुणधर्म जो हमें चाहिए वो मिलना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाए। तो अभी पर्यावरणवादी काफी विरोध में है फ्रीज के बारे में। और अभी ये प्रदूषण बहुत काफी हद तक पहुंच गया था, और जैसे ये लॉकडाउन हुआ तो ये ओजोन का क्षेत्र फिर से ठीक हो गया। तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का भी बहुत सारा परिणाम इस प्रकार का है, और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कम होने से ओजोन का छिद्र फिर से बढ़ गया, गंगा काफी हद तक शुद्ध हो गई। ये भी अच्छा नतीजा लॉकडाउन का निकला है इस प्रकार से। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के जाम लोंची वगैरह ये जो पदार्थ है वो एक पारंपरिक तरीका है, और सिर्फ हमारे यहाँ है ऐसा नहीं, विदेशों में भी है। जब ये साधन नहीं थे तो मैंने एक जर्मन औरत को पूछा था जिसके पास मैं जाता था बेटा केयर करके, कि जब रेफ्रिजरेटर नहीं थे तो तुम विंटर में क्या करते थे? वहां तो कुछ उगता नहीं है उस समय में, खाने पीने के कैसे करेंगे इस प्रकार से। तो फिर उसने बहुत सारा याद करके मुझे बताया कि मुझे मेरी नानी मुझे कहती थी कि फ्लावर का अचार और सुअर का मांस ये मेन आहार था विंटर में यूरोपियन देशों में। तो वो बना के रखते थे, ब्रेड हर रोज ताजा बनाते थे, और इसके जरिए विंटर पूरा निकालते थे। अभी तो सब जगह है इस प्रकार के बड़े बड़े स्टोर्स है, मॉल्स है, और सभी प्रकार की चीजें सभी जगह उपलब्ध है। वो एक अलग चीज इस प्रकार की है। लेकिन रेफ्रिजरेशन ये एक बड़ा संस्कार है जिसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा, और काफी प्रचलन उसका लोगों में है। तो हम भी ऐसा करते हैं कि सब्जी जब बाजार से लाते हैं तो फ्रिज में रखते हैं, बाहर निकालने के बाद उसका तैयार सब्जी बनाना और फिर वो इस्तेमाल कर देना, फिर से वापस वो फ्रिज में नहीं जाए, दाल हो या सब्जी हो इस प्रकार। दूध तो हम 3 दफा गर्म करते हैं दिन भर में, दूध फ्रिज में नहीं जाता है। रेयरली, बहुत ज्यादा तो खुद हो गया वगैरह तो ही फ्रीज में जाएगा, नहीं तो रेफ्रिजरेटर में नहीं जाएगा इस प्रकार से। तो इससे क्या नुकसान होता होगा ये समझ लेना जरूरी है, उसके लिए बहस होनी जरूरी है, रिसर्च होना जरूरी है। और वैसे फ्रेश लेना ही उचित है। अभी विदेशों में रेडी रेडी टू ईट आइटम्स ये ज्यादा है, खाना पकाना ये बात ही नहीं है। जो विदेशी लोग हैं उनके बारे में मेन फूड तो नॉन वेजिटेरियन डाइट है। तो वो रेफ्रिजरेटर में रहता है, फिर वहां से निकाल के माइक्रोवेव में इसको पकाना है, और फिर ब्रेड बाजार से लाते हैं,
और रफेज के लिए सैलड्स का प्रयोग होता है, उतना ही सिर्फ ताजा होता है, बाकी कुछ इस प्रकार से नहीं होता। भारतीय लोग जो विदेशों में बसे हैं वो खाना बनाते हैं, शायद एक ही बार खाना बनाते हैं तो हमको वही खाते हैं। हाँ, और ये डीप फ्रीज में रखना, ये प्रचलन उनमें ज्यादा है। तैयार अन्न इस प्रकार के डीप फ्रीज में रखना, ये उसमें ज्यादा प्रचलन में है, वो बिल्कुल गलत इस प्रकार का। मायक्रोवेव अच्छा नहीं है। हाँ, दूध सारखं तापवण्यात त्याच्या गुणधर्मात गुणवत्तेत काही फरक न पडत नसेल, थोड़ा गुरु हो जाता है, ऐसा है। अगर पहले बार तो पानी डाल के गर्म किया जाता है, चतुर्थांश अगर पानी डालकर पानी उड़ा दे, पानी कम कर दे तो हल्का होता है, ऐसा है। लेकिन मलाई निकाल लेना और फिर जब दूध की जरूरत हो दूध लेना, ये ठीक है इस प्रकार से। एक बढ़िया अजीब बात हुई थी, कैरोलिना इस बेट पे ये साइक्लोन चक्रवात का तड़ाका बन गया उसमें, और सब विद्युत वगैरह सब चली गई। विद्युत तो जो पुरवठा था वो बंद हो गया, तो दूध जो होता है खराब होने लगा। फिर एक भारतीय महिला थी, उसने कहा कि अरे दूध गर्म करो, टिकता है, वो खराब नहीं होता दूध गर्म करने से। तो ये उसने व्हाट्सएप पे डाल दिया, फिर वो वीडियो बहुत ही वायरल हो गया, अरे दूध गर्म करने से टिकता है, दूध गर्म करने से खराब नहीं होता, इस प्रकार से। तो अभी मालूम ही नहीं है कि दूध गर्म करना पड़ता है दिन में 3 बार इस प्रकार से, तो वो खराब नहीं होता। अभी हमारे भारत में तो है प्रचलन इसका कि दूध गर्म करना है इस प्रकार से, लेकिन विदेशों में नहीं रहा है। माइक्रोवेव अच्छा नहीं है, इसके बारे में किसी को भी संदेह नहीं है। बहुत सारे लोग माइक्रोवेव के खिलाफ हैं। इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो पदार्थ में स्थित जो जल के परमाणु है उनको गति मिलती है माइक्रोवेव के जरिए, और वो इतनी तेज गति रहती है कि उससे पदार्थ गर्म हो जाता है। बाकी सभी में जैसे कि ये इलेक्ट्रिक ओवन ये है, तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी के जरिए उष्णता निर्माण होती है और वो पदार्थ को मिलती है। लेकिन इसमें पदार्थ में खुद उष्णता निर्माण होती है, उनके पानी के जो परमाणु है उनको गति मिलती है और वो बहुत जोर से घूमने लगते हैं तो पदार्थ गर्म हो जाता है। ये माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी, तो ये अच्छी नहीं है। माइक्रोवेव किसी को भी प्रयोग में लाना नहीं चाहिए। अगर लाना है इस्तेमाल में तो शायद ये इलेक्ट्रिक ओवन या इंडक्शन, इंडक्शन भी अच्छा ऑप्शन है अभी, उसके जरिए करें। मैंने भी पहली बार इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया गया था, वहां से माइक्रोवेव ओवन लाया था क्योंकि वहां सस्ता मिला, यहाँ काफी महंगा था। ज्यादा प्रयोग हमने कभी किया नहीं उसका। और बाद में वो बंद ही हो गया। फिर ये भी इलेक्ट्रिक ओवन भी लाया था, उसका भी ज्यादा प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि वो अगर केक बिस्किट बनाने हैं तो ही करना है, बाकी मूंगफली भी करते हैं। लेकिन मूंगफली के लिए तो सोलर कुकर अच्छा ऑप्शन है। बाद में सोलर कुकर भी लाया इस प्रकार से। तो माइक्रोवेव की टेक्नोलॉजी अलग है उसकी, इसलिए उसका प्रयोग करना उचित इस प्रकार का नहीं है। तो हम बात कर रहे थे देश की, और काल उसमें आया था। तो पदार्थ काल से भी उनका पचन इस प्रकार का होता है, गुणांतराधार होता रहता है। मंडूर 80 बरस का कम से कम पुराना होना चाहिए इस प्रकार, वो काल संस्कार है इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से आसवारिष्ट जितने पुराने होते जाएंगे उसकी गुणवत्ता बढ़ती रहेगी, यही इसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का है। इलेक्ट्रिक केटल में पानी उकळून घेणे योग्य है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये
हीटिंग एलिमेंट होता है नीचे, वो गर्म होता है और फिर उसमें रखा जो पानी है वो गर्म होता है। ये थोड़ी आसानी है, जल्दी होता है इसमें, और केवल पानी गर्म करने के ही प्रयोग में लाया जाता है, इस प्रकार का है। तो माइक्रोवेव जैसी टेक्नोलॉजी आगे भी आएगी, मालूम नहीं लोग किस तरह से क्या सोचेंगे, तो वो नहीं करना है इस प्रकार से। अभी आरओ का काफी प्रचलन है और विभिन्न तरीके के आरओ मिलते हैं, तो ये भी वास्तव में अच्छे नहीं है आरओ का पानी इस प्रकार से लेना। और बहुत सारे मरीजों में मैंने देखा कि मैं कहता हूँ कि पानी उबाल के ले लो, हाँ कहते हैं। फिर बाद में पूछा कि पानी उबाल के ले रहे हो, तो बोलते हैं नहीं, आरओ है हमारे पास, तो उबालने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, पानी उबालने से हल्का होता है, संस्कार होता है एक बात अलग हुई, लेकिन हल्का होता है पचन में। तो उस दृष्टि से उबालना जरूरी है, केवल निर्जंतुक हो जाता है ऐसी स्थिति नहीं है। और सोना डाल के उबाल के लेंगे तो उसके सोने के गुणधर्म भी उसमें आ जाते हैं। तो आरओ लगवाना ठीक नहीं है। ये जो रेज उसमें से पास करते हैं, ये इसका मालूम नहीं आगे क्या होगा, परिणाम दुष्परिणाम किस प्रकार के होंगे। तो बेहतर ऑप्शन है उससे दूर ही रहे। अगर चाहते हैं तो पानी फिल्टर्स मिलते हैं, तो टाटा का स्वच्छ करके फिल्टर है, तो साफ करना पड़ता है बीच बीच में, लेकिन ये केवल फिल्टर से पानी शुद्ध हो सकता है। आगे अगर हमें हल्का करना है तो उसको बॉईल करना है, वो बेटर ऑप्शन है। अग्नि के किस रूप में external हो, that makes a difference a lot। समझ में नहीं आ रहा, इस्तेमाल हो वहां, that makes a difference a lot। खास केस पे वाटर मॉलिक्यूल्स को चालन देने का ये जो प्रघात है, ये काफी महत्वपूर्ण है। कैसे आया क्या आया मुझे तो मालूम नहीं, माइक्रोवेव का इतिहास क्या है इस प्रकार से। बाकी सभी में बाहर से उष्णता दी जाती है और फिर वो उस पदार्थ को मिल जाती है, ऐसा है। What can be the long-term side effects of drinking RO water? Because they say it makes hard water soft. So what can be the problem? हमारे शास्त्र में कुछ तरीका इसका होगा, हार्ड वाटर जहाँ पे अवेलेबल है और वो पीने लायक नहीं है, तो प्राचीन परंपरा में उसका कुछ होगा। अभी अहमदाबाद में भी मैंने देखा कि क्षार काफी है पानी में, और उसको अगर अलग नहीं करेंगे तो पानी पी नहीं सकते हैं इस प्रकार से। तो एक अलग प्रक्रिया वहां पे होती है इलेक्ट्रिक के लिए। लेकिन ये पानी छोड़ो, उसके बारे में कैसे सोचना है और पारंपरिक उसका तरीका क्या है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन जहां इसकी जरूरत नहीं है, हार्ड वाटर है ही नहीं, तो वहां भी उसका प्रयोग क्यों करना है? ये वैसे हुआ कि आयोडीन की शक्ति, जहाँ आयोडीन की कमी है वहां कर सकते थे, लेकिन पूरे देश भर में आयोडीन लागू कर दिया कि आयोडीन चाहिए, आयोडीन आयोडाइज सॉल्ट चाहिए, इस प्रकार से। ये मूर्खता है। केवल थोड़ा ही हिस्सा ऐसा होगा कि जहाँ आयोडीन की कमी है, और वहां शायद आप आयोडीन देने के बारे में सोच सकते हैं। क्षार अम्ल विचारामध्ये उपयोगी ठरू शकतो, मुझे मालूम नहीं है। क्योंकि ये समस्या काफी बड़ी है, जहाँ पे है समस्या वहां पे काफी बड़ी समस्या है। कुएं का पानी भी इस प्रकार से कभी होता है, हार्ड वाटर होता है। तो मिट्टी वगैरह जो अशुद्धियां है, वो फटकरी या तुरटी का इस्तेमाल करके दूर हो सकती है, वो नीचे बैठ जाती है। वस्त्र से
क्षालन कर लेंगे तो भी काफी अच्छा पानी मिलता है, या फिल्टर्स का प्रयोग करेंगे तो भी मिलता है। रही बात ये सूक्ष्म जंतुओं की और हार्ड वाटर इस प्रकार की, तो सूक्ष्म जंतुओं के लिए ये आरओ करना उचित नहीं है, उबालना ज्यादा बेहतर है अगर करना ही है तो। और तांबे के बर्तन में बैक्टीरियल स्टैटिक एक्टिविटी, तो बहुत सारे लोग तांबे के बर्तन में पानी रखकर वो पीते हैं। और जैसे शुरू में ताम्र देना और बाद में सुवर्ण देना, ये जो गर्भ विषय के लिए बताया गया है, उसको अगर हम भली भांति समझने की कोशिश करेंगे, तो अभी हम ऐसा करते हैं कि तांबे के बर्तन में पानी रखते हैं, रात भर रहता है, और फिर दूसरे दिन उसको स्टेनलेस स्टील के बर्तन में डाल के सोने का कंगन डाल के उबालते हैं और वो पूरा दिन पीते हैं। ये काफी वर्षों से हमारे घर में प्रचलन में है। Filtered water deprive it of essential minerals, which is more important. लेकिन ऐसा मत बताते हैं कि फिर से उसमें ये डालते हैं। अभी जो बॉटल्ड वाटर मिलता है उसमें जो आवश्यक तत्व उसमें से निकल जाते हैं, उसकी आपूर्ति बाहर से करते हैं, ऐसा वो लोग बताते हैं। तो मिनरल वाटर नाम से जो मिलता है वो उसमें मिनरल्स एडिशनली डाले जाते हैं। तो बेटर ऑप्शन है कि पारंपरिक रीति से पानी को शुद्ध करें और उसी का प्रयोग करें। त्या त्या देशाचे नैसर्गिकच उपलब्ध जल हे जरी हार्ड वॉटर असले तरी त्या देशाच्या मुळे लोकांना ते तसेच साध्य असल्याने त्यांना आरोची गरज नसावी। थोड़ा मुश्किल है। मेरे पास एक अकोला के कुछ डिस्ट्रिक्ट से एक मरीज आया था, मूत्राशपरी बार बार हो रहा था और वो कहा ये समस्या हमारे इलाके में बहुत सारे लोगों को, और कहते हैं कि ये वाटर ही यहाँ का अच्छा नहीं है और बार बार मूत्राशपरी होते रहते हैं। तो फिर उस समस्या का समाधान किसी न किसी तरीके से निकालना होगा। ये ऐसा ही चलता रहने से तो बात नहीं बनेगी इस प्रकार से। तो अगर इस प्रकार का पानी अच्छा नहीं है तो फिर पारंपरिक रीति से उसका इलाज ढूंढना पड़ेगा और मिलेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इलाज नहीं होगा, इलाज मिलेगा, लेकिन हमें उसमें जाना है। चितौड़ काका कहते थे कि पानी गंदा आता है और इसलिए उसके शुद्धि के उपाय सोचते हैं। पानी गंदा क्यों होता है इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। उसको गंदा होने से रोकना है। और ये केमिकल पोल्यूशन, केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इनके जरिए ये पानी का प्रदूषण हो रहा है, उसके तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है, उसके बारे में कोई सोच नहीं रहा। तो कारण को दूर करो तो कार्य अपने आप दूर हो जाएगा ना तो ये बात बिल्कुल सही है। और हमें प्रदूषण को रोकना है, ये ज्यादा बेहतर है। उसको निर्माण करने वाले जो है तो पारंपरिक पद्धति से पदार्थों का प्रयोग निर्माण अगर किया जाता है। कपड़ों के बारे में भी ऐसा है कि ये जो रंग अभी सिंथेटिक है सभी कपड़े के। राजस्थान में मैंने देखा था कि पारंपरिक कलर्स प्रयोग में लाए जाते हैं, वो सीमित होते हैं, लेकिन उसमें निसर्ग की हानि नहीं होती, वो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का चॉइस है। अब पूरे देश की लोक संख्या के लिए काफी होगा नहीं होगा, तो महंगा होता है ये। उसके जरिए ये सिंथेटिक जो है कलर्स वो आसानी से मिलते हैं, बहुत सारे तरीके से मिलते हैं, दिखने भी अच्छे होते हैं, दिखने में भी अच्छे होते हैं, तो लोग बह गए उसमें तो इससे पोल्यूशन हो रहा है, इस बात पर कोई ध्यान नहीं रहा है। मैंने एक सुझाव बीच में दिया था कि न्यूसेंस वैल्यू भी देखनी चाहिए पदार्थ पदार्थ की।
प्राइस और मूल्य ये दोनों अलग अलग है। कीमत जो है वो अलग है, मूल्य अलग है। मूल्य में अगर साधन सामग्री का, नैसर्गिक साधन सामग्री का प्रयोग हो रहा है तो वो उसका सही मूल्य है, उसको भी ध्यान में लेना जरूरी है। जैसे 1 किलो शक्कर बनने के लिए 4000 लीटर पानी लगता है, उसका कहीं हिसाब नहीं है। वो रिजर्व ऐसे मिल रहा है, बस हम ऐसा ही ले रहे हैं इस प्रकार। और फिर उससे जो प्रदूषण होता है, शुगर फैक्ट्री के इर्द गिर्द जो बहुत बड़ी स्मेल आती है, गंध आती है, पानी खराब होता है वगैरह सब, ये उसकी न्यूसेंस वैल्यू है शक्कर। उसके बारे में भी नहीं सोचा जाता। तो मेरा कहना था कि इस प्रकार का एक उपद्रव मूल्य उसको लगाना है, ये उपद्रव करने वाला है और इसलिए उपद्रव मूल्य लगाना है। नैसर्गिक साधन सामग्री का प्रयोग कर रहा है तो उसको एक नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में एक मूल्य लगाना है। तो शक्कर इतनी महंगी सस्ती नहीं रहेगी, इसकी कास्ट काफी बढ़ जाएगी। और फिर उस हिसाब में हमारे पारंपरिक रीति से बना हुआ गुड़ या शक्कर ये इतना करने वाला नहीं है। और अगर पारंपरिक रीति से गन्ने की खेती करते हैं तो भी वो इतनी पर्यावरण को दूषित करने वाली नहीं है। तो उसमें हमें प्रोत्साहन देना है, उसको टैक्स नहीं देना है, उल्टा कंसेशन देना है और इनमें टैक्स डालना है। उपद्रव मूल्य या उपद्रव के लिए टैक्स और नैसर्गिक साधन सामग्री का प्रयोग हो रहा है इसके लिए टैक्स, इस प्रकार। तो शायद इस प्रकार के पर्यावरण को चालना मिलेगी, पर्यावरण रक्षण के लिए चालना मिलेगी और फिर से हम पर्यावरण की तरफ, प्रदूषण बचाने की तरफ मुड़ेंगे। अभी एक नैसर्गिक खेती, नैसर्गिक पद्धति से निर्माण करना वगैरह वगैरह। मैंने एक स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धन इस प्रकार की एक ऑडियो श्रृंखला चलाई थी बीच में, पिछले बरस। तो मैंने काफी कोशिश की थी कि चाइना को हमें हराना है। चाइनीज प्रयोग जो वस्तुएं मिलती है वो नहीं लेनी है और स्वदेश में ही अच्छी चीजें बननी चाहिए। कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी में नहीं होना है, थोड़ी महंगी हो तो भी चलेगी लेकिन अच्छी चीजें बननी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन उसमें हम ये जो प्लास्टिक वगैरह से लेकर जो है वो प्रयोग नहीं करें चाइना से लाकर। इस प्रकार हमारे हर त्योहार में, चाहे दिवाली हो चाहे दसरा हो, बहुत सारे आइटम्स आ जाते हैं चाइना से। तो ये गलत है। तो नैसर्गिक साधन सामग्री का प्रयोग करके जो भी डेकोरेशन वगैरह करना है वो करना है। तो स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धन इस प्रकार का होना है, स्वदेशी और पर्यावरण नाश ये भी नहीं होना है। लेकिन मालूम नहीं कौन कितना सुनेगा और कौन कितना इतना महत्व इसको देगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार की बात है। तो मैं समझता हूँ कि स्थानिक समस्याएं जो है वो स्थानिक समस्याओं का पारंपरिक हल कुछ ना कुछ तो होगा। हम इतने, हमारे पूर्वज मूर्ख तो नहीं थे कि खाली हाथ बैठे हाँ ऐसा ही करे, ऐसा ही होता है क्या करेंगे, इस प्रकार से सोचते रहेंगे। तो उन परंपराओं को पुनरुज्जीवित करना पड़ेगा, तभी ये बात हो सकती है। तो काल संस्कार के बारे में हम सोच रहे थे कि इस प्रकार से काल द्वारा जो परिणमन होता रहता है उसको भली भांति सोचना है। और रेफ्रिजरेटर कर दिया तो फिर ये काल संस्कार नहीं होगा, ऐसा नहीं मानना। काल संस्कार वैसे भी होता ही रहेगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है। वासन, तो सुगंधानुकरण इस प्रकार का, पानी में अगर गुलाब के फूल या
मोगरा वगैरह इस बस डाल के रखते हैं तो उस वासन से सुगंधानुकरण हो जाता है पानी में, पानी अच्छा होता है। मेरा ये भी सुझाव था कि अभी ये बॉटल्ड वाटर का काफी प्रचलन है, वो केवल ठंडा पानी करके बना के बेचते हैं इस प्रकार से। अगर इसमें हम खस या गुलाब वगैरह इस प्रकार के अर्क डालें बना के नैसर्गिक अर्क, तो केवल रेफ्रिजरेशन से जो ठंडा हुआ है उसके बावजूद इसका परिणाम ज्यादा अच्छा और शीतवीर्य होगा जरूर इस प्रकार से। तो ये मेरे मन में संकल्पना है कि ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार करेगा। उसको कमर्शियली कैसे प्रयोग में लाना, ये अलग चीज इस प्रकार की रहेगी। मार्केटिंग फंडा एक अलग है इस प्रकार का, लेकिन ये हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है। ये हो सकता है कि हम पानी का वीर्य जो है वो रियली शीतल इस प्रकार से कर सकेंगे। तो वासन ये एक संस्कार है, और भावना आदि आदि ठीक से डाला है, और भी कुछ प्रकार इस प्रकार के रहेंगे। तो भावना देना ये एक अहम है। हमारा आयुर्वेद का जो कार्य शक्ति अगर किसी द्रव्य की बढ़ानी है, जैसे मैं सप्तधा धात्री प्रयोग में लाता हूँ, सात भावना दी है, अमल की को अमल की अमल की से। तो इस प्रकार किसी भी द्रव्य के बारे में ये सोचेंगे और फिर भी उसको सप्तधा भावे अमल की ही कहेंगे, वो द्रव्यांतर नहीं होगा। द्रव्य वही रहेगा लेकिन गुणांतर होगा, उसके गुणों में बढ़ोतरी इस प्रकार की हो जाएगी। तो ये अहम मुद्दा, हमारे हिसाब में अगर कार्बोकता बढ़ानी है द्रव्य की, तो भावना देना ये एक अच्छा संस्कार इस प्रकार का है। और उसमें द्रव्य बिल्कुल कम बढ़ता है लेकिन गुण काफी मात्रा में बढ़ते हैं। तो सामान्य विशेष में ये एक बात हो सकती है कि केवल प्रवाल का प्रयोग करें या मौक्तिक का प्रयोग करें। तो प्रवाल से मौक्तिक ज्यादा शीतवीर्य है, इसमें संदेह नहीं है। तो ये मूल द्रव्य में ही फर्क हो गया। लेकिन प्रवाल को ही अगर हम 7 भावनाएं, 14 भावनाएं, 21 भावनाएं गुलाब जल के दे, जितनी भावनाएं ज्यादा देंगे तो प्रवाल भी कार्यकारी हो ज्यादा है। तो क्वांटिटी कम होने पर भी गुण प्रकर्ष ज्यादा होगा। तो जितनी भावनाएं दे सकते हैं उतनी अगर देंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का चॉइस रहेगा। तो भावना एक अहम संस्कार है। काल प्रकर्ष, वो देश काल में भी काल है और यहाँ भी काल प्रकर्ष है। तो ये शायद चक्रपाणि दत्त ने कुछ किया है क्या, देखते हैं। पक्षात जाता रसम पिबेत, ये काल प्रकर्ष ने वहां किया है, ऊपर क्या किया उसका। ये छोड़ दिया है। देश कहाँ इत्यादि, और फिर वासन में गुणा धाम। तो पहले काल का मतलब क्या लेना, और इस बार काल प्रकर्ष में आसरा जन्य संधान असर भाषांतर, वो तो ठीक है। ज्यादा रखने से इस पुराण वृत्त है, उसमें काल प्रकर्ष के कारण बहुत अच्छे गुण समा जाते हैं। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था और मैंने वो पुराणम जयति व्याधि शोधन रोपणाम कम से कम 10 बरस पुराना होना चाहिए, 100 बरस का अच्छा, 1000 बरस का तो उससे भी अच्छा है, ये सब देखा। तो मैंने पहली बार घी लेके वो कांच के बर्तन में ये दादरा लगा के रख दिया। अब ये काफी 74-75 की बात है।
तो अब ये 40 वर्ष पुराना, 40 का 84, करीबन 50 वर्ष होने वाले हैं 3 वर्ष में। अभी ये 47 46 हो गए उसको। तो फिर भी ठीक है, हर वैद्य को इस प्रकार से करके रखना है, क्योंकि उसका महत्व बहुत ज्यादा है। और जब इस प्रकार के मरीज आते हैं, केसेस आते हैं, तो ये गैंग्रीन जैसे केसेस है, तो ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, अभी रुकते हैं, कल रसरत्न समुच्चय को लेकर आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हीनम्। वैद्यवर्गो ही काल यानी कुछ कालांतर के बाद, और एक काल यानी सर्ग, काल जैसा या ऋतुकाल, दिनकाल, ऐसा कुछ सभी को ले सकते हैं। वैसे काल के दो भेद बताए जाते हैं, एक क्षणादि वगैरह, और दूसरा जो है वो अवस्थिका, या अवस्थिका काल की ज्यादा बताई गई है। काल प्रकर्ष से जब हम बोलेंगे, पहले काल वाले में क्षणादि काल के बारे में भी सोच सकते हैं, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। विरम्यते व्याख्यान व्यापार शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापार।